नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक और सफल जनसंवाद का कार्यक्रम रहा। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अलग अलग गांव में हजारों लोगों की समस्या को सुना तो वहीं करोड़ों की सौगात भी दी। देखिए रिपोर्ट। जनता की समस्याओं को दूर करना और उनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनके बीच रहकर उन समस्याओं को महसूस किया जाए और दूर किया जाए। इसी कड़ी में खुद प्रदेश के मुखिया जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत महेंद्रगढ़ में हैं। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हजारों लोगों की समस्याओं को सुना और करोड़ों की सौगात भी दी। तो आखिरी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल नांगल सिरोही से कार्यक्रम की शुरुआत करते नजर आए। हर रोज की तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनको गिफ्ट भी दिए और दिव्यांगजनों को भी उपकरण वितरित किए गए। इसके बाद लोगों की समस्याओं को सुना और उनको संबोधित भी किया। दूसरा शिकायत दे गया। शिवम, क्या नाम बेटे? शिवम, आज सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम किया था? मुंह धोया था। उसके बाद आराम से बैठ गए। माता पिता के चरण को हाथ नहीं लगाया, उनके चरण नहीं छुए। आपका जन्मदिन था बेटे, है ना? माता पिता के चरण को वैसे तो रोजाना ही चरण छोड़ने चाहिए, लेकिन जन्मदिन के दिन तो खास तौर पर। ठीक है, चलो ये तुम्हारे लिए चॉकलेट और ये तुम्हारा कार्ड। इनको किताब भी दो, पढ़ा है, पढ़ लिख करके ये पंचतंत्र की कहानियां। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th। शाबाश, पढ़ना बहुत अच्छी कहानियां होती है। चलो रविंदर को भी चॉकलेट और फिर एक कार्ड और साथ में एक पुस्तक। कौन सी क्लास है तुम्हारी? 8वीं। वो 7वीं का था, उसको पंचतंत्र की कहानियां। तुम्हें महापुरुषों का बचपन। ठीक है भाई, पढ़ोगे ना इसको? शाबाश, चलो शाबाश। और आपका आज जन्मदिन है पूजा। शाबाश, आपके लिए तो किताब और चॉकलेट क्यों देंगे, आपको एक स्टॉल भेंट करेंगे, आपको इसकी काम आएगी। आपको एक कार्ड भी और आपका ये पत्र ले लिया, जो मांगे लिख के मैं दे दूंगा आपको। चल, धन्यवाद। अब बात है कि 2,84,00,000 लोग हैं प्रदेश में। जन्मदिन तो हर किसी को पता ही होता है। आप में से किस किस को पता है अपना जन्मदिन? सबको पता है? होंगे कुछ ऐसे जिनको नहीं पता होगा। जन्मदिन के बारे में जब हम मोबाइल के ऊपर कोई संदेश भेजते हैं, हो सकता है कुछ बुजुर्गों ने अपना मोबाइल बेटे का या किसी और का हमें दिया हुआ होगा, तो उस पर संदेश आएगा। कह के रखना कि कोई संदेश आपके नाम से, बहुत तरह के संदेश आते हैं। केवल जन्मदिन ही नहीं, कोई सुविधा लेनी है, कोई आपने कागज दिया, एप्लीकेशन दी है, वो किस अधिकारी के पास पहुंचा है, काम कितना हो गया, सब चीजें हम आपको सबको बताते हैं। अब तो सारा दफ्तर हमारा जो काम करता है उसके साथ सीधे सब लोग जुड़े हुए हैं, सीधे। ये बहुत बड़ी सेवा आपको मिलेगी, तो इसका भी लाभ आपको उठाना चाहिए, लेना चाहिए। पिछले 10-15 दिन से मैंने सबको संदेश भेजने शुरू किए हैं। आज से पहले किसी को कोई जन्मदिन का संदेश मिला? कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि हो, बीच में बैठे हो, ये मिला है एक को? बताओ कब था जन्मदिन आपका? 15/8 का तो भी आया ही नहीं भाई। 15/5 होगी। 15/8 तो भैया भैया आएगा। कब आया था? नहीं, अभी इन 15 दिनों में जो मई के महीने में किसी को आया क्या? हाँ बोलो, ये पीछे आपके। हाँ जी, कल। आपका जन्मदिन कब था?
परसों चौथ था, 25 को ही था, तो कल 25 को था, कल ही संदेश मिला। बहुत बहुत बधाई, इनके नाम की भी था। हम कोशिश करेंगे कि सबको ये संदेश मिले। हाँ, कभी बीच में कोई SMS वाला गड़बड़ कर जाए तो अलग बात है, हमें तो वहां सबको संदेश भेजना होता, हम भेजते हैं। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे काम 8.5 साल में हमने नए किए जो पहले कभी सरकारों को ध्यान में भी नहीं आए। आपको कोई ना कोई एक काम हमारी सरकार का अगर अच्छा लगा हो तो, मैं फिर कह रहा हूं, एक भी काम अच्छा लगा हो तो, ऐसा कोई भी हो तो हाथ खड़ा कर दो। जो कोई कमी होगी उसकी बाद में चर्चा करेंगे हम, लेकिन कोई आपको हाथ कोई काम अच्छा लगा है, हाँ ये बीच में, हाँ चश्मे वाले बुजुर्ग, हाँ आप खड़े जाओ, दो भाई इनको माइक दो, क्या अच्छा लगा है? हाँ जी जी खूब बढ़िया, अच्छा लगे अभी नौकरी मिली है। हाँ। बच्चों को तो बढ़िया काम है। नौकरी मिली बच्चों को, नौकरी तो पहले भी मिलती थी, पहले कितने मिले, इतनी नहीं मिले थी, लेकिन जितनी मिले थी वो आराम से मिले थी। वो अभी भी धक्का पहले ही मिले, क्या चल रही थी? धक्का पहले ही मिले थे, धक्का पहली चल रही थी, पैसे फूक कर, ऐसे पैसे ये करके इशारा भी कर रहे हैं, ये करके। पैसे धक्के अभी किसी ने कोई पैसा मांगा? आपने मांगे नहीं कुछ। कोई मांग भी लिया हो किसी ने, देना तो दूर की बात, नहीं। मांग भी लिया तो बता देना, 24 घंटे नहीं पढ़ने दूंगा। नहीं जी, कौन है? पक्का ना? हाँ जी। क्योंकि इस गांव के अंदर, इस गांव में नहीं, इस जिले में भी 4000 से ऊपर नौकरियां ये हमने पिछले 6-7 साल में दी, 4000 से ऊपर। और अगर मैं इस गांव की बात करूं तो 135 नौकरी, जिसमें 87 तो राज्य सरकार की है और 48 केंद्र सरकार की है। ऐसे 135 नौकरी इस एक गांव में नांगल सिरोही में। और इस 135 का मैं चैलेंज करके कहता हूं, हाँ दलाल घूमते हुए मिल जाएंगे, जैसे मैं पूछ रहा हूं ना कि किसी ने मांगे तो नहीं, दलाल घूमेंगे और वो मिलेंगे, आपको बहकाएंगे, कोई फंस भी जाएगा, अपने पीछे पकड़े भी हैं कुछ लोग। हमारा तो काम यह है कि गलतियां बता दो, पकड़ना काम हमारा। और पहले तो खुलेआम दलाल छुड़े हुए थे, ऊपर तक के सिस्टम बने हुए थे, हम इसको कभी भी नजदीक नहीं लगने देंगे। पीछे हमारे कुछ पेपर लीक हुए, हमने उठा करके पेपर रद्द कर दिए और जहां से लीक हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करी और लगभग 600 लोगों का एक गैंग पकड़ा गया। खाली हरियाणा में नहीं, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दूर दूर इन्होंने सिस्टम बढ़ा रखे। तो ये सारे सिस्टम पकड़ने में भी हमारे पुलिस के लोग पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से सरकारी नौकरी में सावधानी बरतना, और इसलिए भी बरतना कि आज हमारा अगर अधिकारी कर्मचारी ये इसको अगर हम ईमानदारी का तभी अपेक्षा कर सकते हैं जब इनका खर्चा ना हुआ हो। और अगर कोई खर्चा करके आएगा, बहुत बैठे हमारे कर्मचारी अधिकारी, सारे एक जैसे नहीं होते, अच्छे होशियार भी हैं, ईमानदारी से भी आए हैं, लेकिन जो गड़बड़ करके आएंगे तो बाद में पैसा निकालने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? निकालेंगे ना, पकड़े भी जाएंगे, फिर सिस्टम सारा उनका खत्म हो जाएगा, घर वाले भी रोएंगे ये क्या हो गया, लाइव मीटिंग थे। तो कहीं से तो ठीक करना पड़ेगा। 8.5 साल में हमने काम नहीं होने दिया, आगे भी हम अपना, जब तक शासन हमारा रहेगा, आपके आशीर्वाद की जब तक कृपा बनी रहेगी, ये काम एक दिन भी होने नहीं देंगे। मिशन मेरिट को बढ़ा के रखेंगे और इस पर तो बड़े बड़े लेख लोग लिख रहे हैं सारे देश में कि हरियाणा एकमात्र, जिस हरियाणा से वो अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि यहाँ नौकरियों में भी ईमानदारी से मिलेगी, पढ़ा लिखा हो तो उसको मिलेगी। एक दो बातें और इसमें जोड़ता हूं। देखिए, किसी के 95 आ गए, किसी के 90 नंबर आ गए, 85 आ गए, 80 आ गए, तो सबसे पहले किसको मिलेगी? 95 वाले को, उसके बाद 90 वाले को, उसके बाद 85 वाले को, उसके बाद 80 वाले को। और अगर 50-55 नंबर वाला सवाल करे, क्वेश्चन करे कि मुझे नौकरी नहीं मिली, तो भाई पहले 95-90 को मिलेगी, 50-55 को थोड़ी मिलेगी। हाँ, अगर बारी 50-55 तक आ गई तो तुझे ही मिलेगी, लेकिन वो इसलिए नहीं आनी कि भाई 70-65 तक आएंगे, इतने में साल खत्म हो जाएगा, अगले साल फिर 95 वाले आएंगे। ये तो हर साल नई पीढ़ी तो आएगी, तो नई पीढ़ी के होशियार बच्चों को हर साल हम मौका देंगे।
अभी 1,04,000 नौकरियां हमने इस 8 साल में दी है, पक्की नौकरियां। और आने वाले 4 महीने में 65,000 नौकरियां और देने जा रहे हैं। 30,000 से ऊपर तो ग्रुप सी की है, जिसके अभी 1 हफ्ते बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे, महीने भर में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ग्रुप डी की है, फिर पीजीटी की है, फिर पुलिस की है। ये सब नौकरियां इस 4-6 महीने में मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अब नया जो हमारा सिस्टम बन रहा है, उसमें बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति भी आ रहे हैं। मैं पिछले दिनों में बीडीपीओ जैतो इनसे परिचय कर रहा था। एमबीबीएस के 2 डॉक्टर और बीडीपीओ बन गए। यहाँ कोई बीडीपीओ बैठा होगा? बैठा कोई? आप हैं? नए बीडीपीओ आए हैं इस जिले में कुछ? माइक ऑन करो। नमस्कार सर मैं बीडीपीओ निशा। इस जिले में सर सीमा में एक नए बीडीपीओ आए सर। सीमा में नए बीडीपीओ आए, बाकी पुराने वाले हैं? बाकी पुराने। हाँ, तो नया कौन है, क्या नाम उसका? सर अभी ज्वाइन नहीं किया था, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो। अच्छा, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग में मुझे जाना है 28 तारीख को उनके। तो इस प्रकार से ये पढ़े लिखे बीडीपीओ अच्छे से अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे अफसर होंगे, समाज का भला होगा। ऐसे ही नई पीढ़ी में भी अच्छे लोग कैसे पढ़ाई आए। सबसे पहले हम स्कूलों का शुरुआत करते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री रामलाल जी रहे, इनको पता है शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा में हर बालक को, लड़की को, लड़के को अपने नजदीक शिक्षा का मौका मिले, अध्यापक अच्छे हों, तो उससे ऐसा काम नहीं है। तो यहाँ अब ये 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट आए हैं, इसके अंदर भी बहुत लड़के 80%, 82%, 90% लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कुछ बच्चे इस गांव के हैं क्या? सर इस गांव के 5 हैं यहाँ पर। चंचल बेटा खड़ा। सर इन्होंने 10वीं में 96% ये बेटी लेके आई है। इसके बाद तमन्ना है सर, इन्होंने बीएससी जूलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट मीरपुर विश्वविद्यालय रेवाड़ी। तमन्ना। और उसके बाद पायल यादव है सर, इन्होंने 91.4। 91%। खुशी 10वीं में 90.4 और खुशबू ने 96.2 नंबर लिए सर। सब 90% से 96-97% के बच्चे हैं। तो इनको सबको बधाई, सबके लिए जोरदार ताली लगाएगा। एक छोटा सा भेंट है, ठीक है? बीच में दे दिया। क्या बनेगी बेटा? है? देखो, लड़की और कहती है मैं आईपीएस बनूंगी, पुलिस में जाकर के भर्ती होगी। क्या बात है। और दूसरा ये कौन है? आप यूनिवर्सिटी में जूलॉजी में कितना नंबर लिया आपने? 95%। तो आगे गोल्ड मेडलिस्ट, शाबाश। तो आगे डॉक्टर। एक और ले। अच्छा, इनको तो आईएएस अफसर बनने का शौक चढ़ा हुआ है कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूंगी। बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभकामना। खुश रहो। लटाओ। क्या ना बेटे, और कितना नंबर है, कौन सी क्लास में? 10वीं में 91%। कहाँ स्कूल है आपका? यही नांगल में ही। आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आगे और मेहनत करनी है, यहीं तक रुकना नहीं है। 12वीं में, ग्रेजुएशन में है, पूरी पढ़ाई करो। शाबाश। ठीक है। कौन सी क्लास? 10। कितना नंबर आए हैं? 90 पॉइंट। वेरी गुड, शाबाश बेटे, शाबाश। क्या नंबर है तुम्हारा? खुशबू। कितना नंबर आए? कौन सी क्लास? 12वीं में 96% नंबर है। बहुत बढ़िया। क्या बनोगी बेटे आगे? इंजीनियर बनेगी। शाबाश। बोल रहे आईएएस बोल लिया। देखिए, 5 अव्वल नंबर पर विद्यार्थी और 5 बेटियां। इस नाते से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सार्थक परिणाम निकल रहा है वो निकल रहा है। लेकिन भाई, ये जो लड़के नौजवान यहाँ बैठे हैं, जरा थोड़ा सा इज्जत बताओ। ऐसा ना करना बिल्कुल ही। अच्छी बात है, राज महिलाओं का, इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमने ये जो पंचायती राज में 50% फिक्स कर दिया कि 50% महिलाएं जरूर आएंगी आगे। सरपंच है, पंच है, जिला परिषद, पंचायत समिति, पार्षद, सब। लेकिन कठिनाई ये है कि कई बार छोड़ के आ जाती हैं, लेकिन उस सरपंची को उनके पति छोड़ते नहीं। आज जो सरपंच आए होंगे केवल महिलाएं हैं, पुरुष हैं। सरपंच से बात करूंगा मैं, सरपंच के प्रतिनिधि से नहीं करूंगा। ठीक है?
चलिए, धन्यवाद। तो इस प्रकार से नौकरी, पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई 20 किलोमीटर के अंदर हमने कॉलेज सब जगह बढ़ा दिया। तो जैसे इसका नाम है जन संवाद कार्यक्रम। जन संवाद का मतलब क्या होता है? क्यों? भाषण करना, आमने सामने बात करना, अपनी बातचीत करना, आपकी भी बातचीत, मेरी भी बातचीत, सब आपस में जैसे घर में बैठते हैं, ऐसे कुछ इलाके के बारे में, गांव के बारे में, या जो सरकार में हमने आज तक काम किए हैं उसके बारे में भी आपकी राय क्या है, आपकी धारणा क्या है। और कुछ बातें ऐसी होंगी जो इससे 10 साल पहले आपके पास जो एक सरकार थी उस समय और आज की सरकार में आपको तुलना भी करनी है। तब लोगों ने जैसा विकास के कामों के बारे में, चाहे रामविलास जी ने कुछ बातों का उल्लेख किया, चाहे धर्मवीर सिंह जी ने किया, अपनी ओर से विकास के हर काम में, चाहे वो शिक्षा के काम हो, पानी के हो, सड़कों के हो, अस्पतालों के हो, जो भी चीज है उसमें कोई कोर कसर पिछले 8 साल में छोड़ी नहीं है। एक ही बात का हमारा नारा था कि सभी विधानसभाओं में समान विकास। पूरे हरियाणा में जो कभी पहले कहते थे ना कि ये तो यानी फला आदमी मुख्यमंत्री बना है, वो अपने जिले की जनता करता है, उसके लिए तो वही हरियाणा है। किसी के लिए सिरसा, तो किसी के लिए भिवानी, तो किसी के लिए हिसार। लेकिन हमने पूरे हरियाणा को एक मान करके, और हरियाणा की जो 3.25 करोड़ आबादी है इसको अपना परिवार मान करके, मुझे लोग पूछते हैं आपका परिवार कहाँ है, कौन है, किधर रहते हैं, कितने लोग हैं, मैं जवाब देता हूँ 3.25 करोड़ मेरे परिवार के सदस्य हैं, पूरा हरियाणा मेरा परिवार है। तो इसकी सेवा करना हमने संकल्प लिया था। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना। हमको एक रास्ता मिला कि हमको अपने प्रदेश को परिवार मानना है और सत्ता के माध्यम से सेवा की जा सकती है। पहले की सरकारें सत्ता और सेवा इसका कोई संबंध नहीं था। सत्ता को केवल भोगने के लिए, केवल उसमें से अपना फायदा उठाने के लिए, घर परिवार को भरने के लिए, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को भरने के लिए। लेकिन हम कहते हैं भाई जिसकी जरूरत है उसको जरूर दो, काम सबका करो, सेवा सबकी करो। हमने परिवारों को सुखी कैसे हो, जो हर समय उनकी दुविधा बनी रहती थी, राशन के कार्ड के लिए भी लाइन लगा ली, तेल के लिए लाइन लगा ली, पेट्रोल के लिए लगा ली, खाद के लिए लगा ली, बिजली का बिल भरना तो भी लाइन लगेगी, घर में इतने मेंबर नहीं होते थे इतनी लाइन लगती थी। ये सब सुविधाएं कैसे मिल सकती है कि किसी व्यक्ति को जो अपना घर का काम है उसी को करे, उसको इन छोटी छोटी सरकारी योजनाओं में लाइन में ना खड़ा होना पड़े। जो बता रहे थे तो धर्मवीर जी, नई स्कीमों को तो भरपूर हमने उसका उपयोग किया और लोगों की सहायता की। इस काम को करने के लिए हमने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग का नाम है परिवार पहचान पत्र, यानी फैमिली आईडी। हर व्यक्ति, हर परिवार अपना फैमिली आईडी बनवाएगा और हरियाणा के लगभग 72 लाख परिवार हैं जिनकी अपनी फैमिली आईडी बनी है। आज उस फैमिली आईडी के आधार पर बहुत सी चीजें हम वहीं बैठे बैठे योजना बना सकते हैं, बता सकते हैं। हर सदस्य का 2,84,00,000 लोगों का फैमिली आईडी में हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी है कि किस दिन किसका जन्म हुआ। यहीं पे रहो, माइक दे ना। हाँ जी, हाँ, क्या हुआ था आपको? मेरे पथरी हो गई थी जी। पथरी? हाँ जी। तो आपने कहाँ से इलाज कराया? रेवाड़ी से करवाया था जी। कोई पैसा लगा? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लगा। अच्छा, तो कितना पैसा बचा होगा आपको? देखो जी, वो तो पैसा तो बहुत घना बचा है। नहीं, डॉक्टर से पूछा आपने कि अगर ये कार्ड नहीं होता तो कितना बिल बढ़ता? नहीं जी, मैं तो नहीं पूछ पाया। हाँ, तो आप ये अगर पूछोगे तो आपको बताएंगे 64,500 रुपया आपका बिल। मेरे पास तो सरकार से जो उन्होंने मांग लिया है, डॉक्टर ने आपके नाम का 64,500 मांगा है। हाँ जी। अगर ये कार्ड नहीं होता तो ये 64,500 सरकार नहीं भरती, आपको भरना पड़ता। बहुत मुश्किल हो जाता जी। क्यों नहीं था 64,500? हाँ जी। था? नहीं जी, बहुत मुश्किल हो जाता भरना। नहीं, मुश्किल ही होता ना, भर तो देते हैं। पता नहीं जी, भरा जाता नहीं भरा जाता। नहीं भरा जाता, और अगर नहीं भरा जाता फिर क्या होता?
तो देखो जी जो मेहनत से हुआ है ये वो क्या होता? प्राण चला जाता तो क्या चला होता? जाता। तो जान बची और लाखों पाए, इसका धन्यवाद किसका करोगा? सरकार मोदी जी का करोगा, हैं? आपका भी साथ है जी, मोदी जी का, आपका भी है जी। अच्छा मेरा भी। तो इस प्रकार की सुविधा है। अभी आपके गांव में इन्होंने 2-3 नाम बताए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड आपके गांव का 55 लोगों का रिकॉर्ड है जिनको आयुष्मान के इस कार्ड का फायदा मिला है। आयुष्मान चिरायु दोनों एक ही बात है। कुछ लोगों का केंद्र सरकार का बना आयुष्मान, हमने जो स्कीम जोड़ी उसमें 15 लाख परिवारों का चिरायु कार्ड बना। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भालकी गांव में जलघर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव नांगल सिरोही की सीएससी का नया भवन बनाने की मंजूरी दी। साथ ही गांव बुचौली में महिला सरपंच ने सड़क मार्ग को चौड़ा करने की मांग उठाई थी, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत ही सड़क मार्ग को 18 फीट करवाने की घोषणा कर दी। गांव पवानिया सतनाली में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यहां पर कई तरह की जानकारी दी गई। बैठक में 11 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की 45 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही 100 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। अब विभागों द्वारा डीपीआर बनाने से लेकर अंतिम मंजूरी मिलने तक की सारी प्रक्रिया इस पोर्टल के माध्यम से होगी। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आमजन इन जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि बड़ी परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसीलिए सभी चल रही परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक चार्ट बनाया जाना चाहिए ताकि समयावधि, पूर्ण प्रतिशत और अपेक्षित उद्घाटन तिथि की स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने लंबित चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पहली बार किसी परियोजना के लिए जो टाइमलाइन निर्धारित की जाती है वो परियोजना उसी समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश समय अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता है तो पहली बार विभाग अपने स्तर पर परियोजनाओं के पूर्ण होने की समय अवधि को बढ़ा सकता है, परंतु फिर भी परियोजना पूरी नहीं होती तो उस स्थिति में विभाग अपने स्तर पर समय अवधि नहीं बढ़ाएंगे। या तो मुख्य सचिव या संबंधित मंत्री मंजूरी के बाद समय अवधि को आगे बढ़ाया जा सकेगा। हरियाणा सरकार द्वारा फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 80 गांवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी रेन्यूएल परियोजना पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। बैठक में बताया गया कि जिला महेंद्रगढ़ के बाल्खी में 114 करोड़ रुपए की लागत से पानी आपूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य भी जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा बारडा विधानसभा क्षेत्र में 35 गांवों को नहरी आधारित पेयजल आपूर्ति योजना तथा नूह में नगीना व पिनगांव ब्लॉक के 52 गांव व 5 ढाड़ियों को जलापूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिसे इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरीदाबाद से होडल तक जहां जहां रेन्यूएल आधारित परियोजनाएं बनाई गई हैं, उस क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाए। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाए कि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाए और पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी नजर रखी जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि पानी की चोरी न हो, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाए। साथ ही पानी के उचित प्रबंधन हेतु रेगुलेटरी सिस्टम तैयार किया जाए। बैठक में बताया गया कि 139 करोड़ रुपए की लागत से पिंजौर में बन रही सेब, फल व सब्जी मंडी का कार्य अंतिम चरण में है। 4 वस्तुओं के लिए विभिन्न शेड का निर्माण किया जा चुका है। इनमें से एक शेड एयर कंडीशनड है। 52 दुकानों में से 39 का आवंटन किया जा चुका है। शेष दुकानों की आवंटन प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इस मंडी में व्यापार शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय मंडी का जून माह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय परिसर करनाल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में पहले जारी टेंडर में कुछ कमियां या गलतियां पाई गई हैं।
और जिन कर्मचारियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इसका समुचित समाधान निकाला जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भिवानी में लगभग 536 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। अन्य कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्रवाई भी पूरी की जा चुकी है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस कॉलेज में दाखिले किए जा सकेंगे। इसके अलावा करनाल के कुटेल में बन रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का काम प्रक्रियाधीन है। इसमें 730 बेड की सुविधा होगी। इस साल के अंत तक यहां ओपीडी सेवाओं की शुरुआत करने के लिए विभाग तैयार है। साथ ही प्रदेश भर में बनाए जा रहे 6 नर्सिंग कॉलेज और करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज चरण 2 का कार्य भी तय समयावधि में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।